जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही रिलेवेंट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूँ। क्लास 11, जी हाँ, हिस्ट्री, और पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन। जी हाँ, आपके परीक्षा में आने वाले उपयोगी प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला के अंतर्गत यह मेरा पहला वीडियो आपके समक्ष पहुंच रहा है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, तो हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट्स लाएंगे। तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। जी हाँ, लेखन कला और शहरी जीवन, कक्षा 11, NCERT। महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आइए सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लें। लेखन मतलब कोई भी सामग्री को लिखने के लिए जब हम कोई भी कंटेंट्स तैयार करते हैं, लेखन कहलाता है। मेसोपोटामिया ही एक ऐसी संस्कृति है जहां से लेखन प्रणाली का विकास हुआ। कला वह आकृति जो दूसरे का मन मोह ले, उसे हम कला कहते हैं। शहरी जीवन की बात करें तो ऐसा स्थान, ऐसा नगर जहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उसे हम शहरी जीवन के श्रृंखला में लेते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसका उत्तर है मेसोपोटामिया की उत्पत्ति मेसोस और पोटोमोस दो यूनानी के शब्द हैं, जिससे मेसोपोटामिया की उत्पत्ति हुई है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटोमोस का अर्थ होता है नदी। जी हाँ, मध्य। तो इसका ये उत्तर होगा। आइए बात कर लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता कहां पर स्थित है? जी हाँ, मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में इराक गणराज्य जो है वहां पर स्थित है। आप इसे देश भी कह सकते हैं। जी हाँ, मेसोपोटामिया को मृतकों का टीला भी कहा गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मारी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, उत्तर मारी शहर व्यापार के लिए और नगर निर्माण के लिए तथा हर प्रकार के समृद्ध व्यवस्था के लिए एवं शाही राजधानी के लिए भी प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेसोपोटामिया की शाही राजधानी भी मारी शहर को बनाया गया था। जी हाँ, अगला क्वेश्चन। मेसोपोटामिया के भौगोलिक स्थिति के बारे में अपने विचार लिखिए। जी हाँ, उत्तर है इसका मेसोपोटामिया का भौगोलिक स्थिति। मेसोपोटामिया के पूर्व उत्तर में, यानी पूर्व और उत्तर में जो है घने छायादार वृक्ष और उपजाऊ जमीन है। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, वहां पर दजला नदी के सहायक अन्य नदियां हैं, जिसके वजह से कृषि के लिए, सिंचाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हो जाता है। इतना ही नहीं, उपयुक्त वर्षा भी होती है। उपयुक्त वर्षा का अर्थ होता है न ज्यादा न कम। जितनी आवश्यक होती है खेती युक्त वर्षा, ये वहीं से होती है। और उपयुक्त मैदान हैं और हरी भरी जमीन यहाँ की सदैव रहती है। अर्थात भौगोलिक स्थिति के रूप में मेसोपोटामिया का पूर्वोत्तर भाग बहुत ही उपयुक्त होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। मेसोपोटामिया का मरुस्थल या रेगिस्तान किस भाग को कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है उसे वहां का मरुस्थल
कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूर्णतः रेगिस्तान है और हालांकि यहाँ पे शहर बसाए गए थे। एक बार विद्यार्थियों, एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस समय के लोग इतने समझदार थे कि जो जमीन खेती युक्त नहीं होती थी, जो जमीन बंजर होती थी, उस जमीन में ही शहर बसाते थे ताकि बंजर भूमि का भी उपयोग हो सके। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख देन क्या क्या है? जी हाँ, उत्तर मेसोपोटामिया की प्रमुख देन। मेसोपोटामिया संस्कृत ने सर्वप्रथम तो लेखन विकास की श्रृंखला को जन्म दिया। लेखन विकास लगभग ईसा पूर्व 7 से 5000 साल के आसपास आई है और लेखन प्रणाली से हमें सही कंटेंट्स प्राप्त होता है, अर्थात सही सामग्री प्राप्त होती है, उसमें कोई भी घोल मेल नहीं होता है। अगली बात जो देन है वो है मेसोपोटामिया के खगोल शास्त्रियों की देन। जी हाँ, खगोल विज्ञान में भी मेसोपोटामिया के लोगों ने अद्वितीय कार्य किया है। खगोल का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, नक्षत्र की भी जानकारी मेसोपोटामिया के लोगों ने हमें दी है। जी हाँ, अगली बात है कि मेसोपोटामिया के लोग गणना की भी जानकारी हमें दी है। जी हाँ, साल में 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो मेसोपोटामिया के लोगों से ही मिलती है। जी हाँ, अगली बात, ये पहली बार बस्तियों का निर्माण भी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हमें बताया है। ईसा पूर्व 6 से 5000 साल के आसपास प्रथम बार बस्ती निर्माण का साक्ष्य प्राप्त होता है और इसका श्रेय भी मेसोपोटामिया के लोगों को जाता है। आदि कारण है, तो आप इन सभी कारणों को अच्छे से समझ करके और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। मेसोपोटामिया के नगर निर्माण योजना से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा मेसोपोटामिया के लोगों का जो नगर है वो पूर्णतः जो है सिस्टमेटिक नहीं था। कहने का मतलब कि सुनियोजित ढंग से नहीं बना था। कुछ नगर कहीं बने हैं, कुछ नगर के जो मकान हैं वो कहीं हैं, कुछ नगर के मकान कहीं हैं। कोई विशेष रूपरेखा के आधार पर तैयार नहीं किया था और यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग दीवार जोड़ने के लिए किया जाता था। इसके अलावा जो है चूने गारे का भी प्रयोग किया जाता था और साथ ही घास फूस से जो है यहाँ के छत बनाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्येक घर में आंगन होता था। एक आंगन वह स्थान होता है जहाँ खुला आसमान होता है और चारों तरफ कमरे बने होते हैं। और एक प्रमुख बात इसमें ये है कि ज्यादातर जो है कमरों का जो दरवाजा होता था, जो गेट होता था, वो आंगन में ही खुलता था। इसके पीछे संभवतः उनकी ये सोच रही होगी कि हमारे बहन बेटियों को आते जाते लोग ना देखें, इसीलिए यहाँ पर इससे पर्दा प्रथा का भी पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि आंगन में ही टैंक यानी होज बनाए जाते थे। सारा पानी आंगन में ही जमा किया जाता था, गलियों में पानी नहीं भेजा जाता था। संभवतः इसके पीछे उनकी यह सोच रही होगी कि गलियों में पानी जाने पे गलियां खराब हो जाएंगी, आने जाने में दिक्कत होगी, इसलिए ऐसा वो करते थे कि सारा पानी आंगन के होज में ही समाहित कर लेते थे। यानी पानी की निकासी की उपयुक्त व्यवस्था का अभाव नजर आता है। जी हाँ, अगले और आवागमन का भी साधन बहुत अच्छा था। आइए अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया संस्कृति में प्रमुख नदियां कौन सी थी और सबसे ज्यादा उपजाऊ
जमीन किस नदी के किनारे था? तो आइए बात कर लेते हैं सब कि मेसोपोटामिया की प्रमुख जो दो नदियां मानी गई हैं वो है दजला और फरात, किंतु ज्यादातर दजला नदी एवं उसकी सहायक नदियों से ही खेती की सिंचाई की जाती थी। फरात नदी भी काम करती थी, लेकिन दजला के अपेक्षा फरात का योगदान कुछ कम है, क्योंकि फरात दक्षिणी क्षेत्र के आसपास बहती थी, जबकि दजला पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहती थी। जी हाँ, आइए अन्य बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया की प्रमुख लिपि कौन कौन सी थी? जी हाँ, मेसोपोटामिया की प्रमुख लिपि के अंतर्गत बात करें तो सुमेरियन और अगधी यहाँ की प्रमुख लिपि थी। जी हाँ, स्टार्टिंग में सुमेरियन और बाद में अगधी। जी हाँ, इसके अलावा जो है मेसोपोटामिया संस्कृत के व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो व्यापार बहुत दूर से होता था, और यहाँ चूंकि खनिज पदार्थों की कमी होती थी तो खाड़ी पार देशों से खनिज पदार्थ आता था, और सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, टीन, रांगा, तांबा ये सब बाहर से मंगाए जाते थे। और यहाँ खेती के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जौ, अनाज, गेहूं, मटर इत्यादि पाए जाते थे। अगला जो क्वेश्चन आएगा, कृषि व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मेसोपोटामिया के कृषि व्यवस्था दो प्रकार से होती थी। एक तो जमीन को खोद करके खेती की जाती थी किसी औजार से, दूसरे हलों के माध्यम से भी खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, जो है खेती की जो है रोपाई का भी साक्ष्य कुछ जगह प्राप्त होता है। जी हाँ, अब अगला जो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए क्या क्या तरीके अपनाते थे? तो इसका उत्तर होगा, मेसोपोटामिया के लोग सर्वप्रथम तो खेती से अपनी जीविका चलाते थे, और दूसरा वो व्यापार से अपने आप जीविका चलाते थे। तीसरी बात ये थी कि वो जो है व्यापार के अलावा जो है खेती पशुपालन भी करते थे, और कहीं कहीं जगह शिकार भी करते थे। पशुपालन के अंदर भेड़ और बकरी का ज्यादा जिक्र हुआ है। संभवतः इसे उन्हें पौष्टिक दूध वगैरह भी इसका सेवन करते थे, शिकार भी करते थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। आप लोग इसे बताइएगा कैसा लगा, और इस वीडियो का उपयोग करके आप अपने परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूं विराम। जी हाँ, संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से विद्यार्थियों के लिए यह संदेश जनहित में जारी।